नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। तेल गैस महंगा, भारत में फटने लगा है क्या महंगाई बम? ईरान अमेरिका युद्ध पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में क्या तय हुआ? पेट्रोल सिलेंडर को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। युद्ध नहीं रुका तो मोदी कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्लान बना है? यूके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके क्या कह दिया? क्या पीएम मोदी की बारी है? और ट्रंप का नया दावा, ईरान सीज फायर को तैयार हो गया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है क्या? युद्ध से निकलने के दावों के बीच ट्रंप करने वाले हैं ईरान पर फाइनल अटैक। क्या गजब होने वाला है? ईरान की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने ट्रंप को बता दिया कि ईरान झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा ममता मोदी मिलकर खेल रहे हैं। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही ओवैसी ने क्या धमाका कर दिया। इधर ओवैसी की रैली में मुसलमानों का जन सैलाब आ गया, उधर सुप्रीम कोर्ट में दीदी की क्लास क्यों लग गई? मिकी माउस वाले झूले पर खेलते बच्चे की जान कैसे चली गई? वो खबर जो हर मां बाप को जरूर देखनी चाहिए आज। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी। नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है, 1 जनवरी से क्यों नहीं? सोचें कभी। आज इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। विपक्ष ने सीएपीएफ बिल का विरोध करते हुए इसे वापस लेने या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। बाद में सीएपीएफ बिल को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर नोटिस जारी किया है। ईडी ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक ग्रेनेड फेंकता हुआ दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक लो इंटेंसिटी का धमाका था। जांच में यह क्रूड बॉम्ब जैसा लग रहा है जो किसी गन पाउडर से मिलकर बना हो सकता है। बताया जा रहा है कि बाइक से 2 लड़के आए थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन के अंतिम दिन 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों की निशानदेही पर बीजापुर से 93 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 11 करोड़ का सोना और 2 करोड़ 90 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने 583 लोगों की सनातन धर्म में वापसी कराई। बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण कराने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को न कटने देंगे, न बंटने देंगे और न मिटने देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में 4 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया, बाद में लोहे की रॉड से बच्चे का सिर फाड़ दिया। बच्चा गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पिता से मामूली विवाद के बाद ड्राइवर ने बच्चे पर हमला कर दिया। गुजरात के सूरत में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में नायलॉन कपड़ा और केमिकल भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। तेल गैस महंगा, भारत में फटने लगा महंगाई बम। ईरान अमेरिका युद्ध पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में क्या तय हुआ? पेट्रोल सिलेंडर को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। युद्ध नहीं रुका तो मोदी कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्लान बना है? यूके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके क्या कह दिया? अब पीएम मोदी की बारी है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आज रात ईरान पर क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि उस ऐलान को कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका में आज रात ट्रंप का देश के नाम संबोधन है, लेकिन ट्रंप के बोलने से पहले जिस तरह की हलचल पूरी दुनिया में मची, उसमें पूछा जा रहा है कि ईरान को लेकर अब क्या कुछ भयंकर होने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के भाषण से पहले आज ही यूके के पीएम ने अपने देश के नाम संबोधन किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही कर दिया, और सबसे बड़ी बात, यहां भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 2 हाई लेवल मीटिंग बुला ली। शाम 7 बजे से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, और इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी की मीटिंग हुई है। पीएम मोदी की इन हाई लेवल मीटिंग्स को लेकर क्या खबर आ रही है, क्या बड़ा होने वाला, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। और आप यह भी देखिए कि जिस वक्त ऐसी हलचल मची, पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। एक ही वक्त में अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अपने देशों को संबोधित कर रहे हैं।
उस वक्त भारत में भी संकट कम नहीं है। यहां भी महंगाई का बम फटना शुरू हो रहा है, दुनिया में फट रहा है। तेल गैस की सप्लाई रुकने से जो हाहाकार दुनिया में मचा है, उसने कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। महंगाई बढ़ने लगी है और भारत भी लगातार इसकी चपेट में आ रहा है, जो हम आपको पाठशाला में पहले से ही कह रहे थे कि यह होना ही है। भारत में भी आज महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ बॉस। प्रीमियम पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर फिर महंगा हो गया और जेट फ्यूल भी महंगा हो गया। महंगाई के इस नए अटैक से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, दाम कितने बढ़ गए हैं, सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, देश में क्या क्या बदल जाने वाला है इस महंगाई के बीच, युद्ध के बीच जो महंगाई बम फटा है उसमें क्या क्या आपके ऊपर जो है वो असर डालेगा, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है, हमको इलेक्ट्रिक स्टोव लेना पड़ रहा है, डीजल वाली भट्टी चलानी पड़ रही है, कोयले से काम चलाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है भैया, बहुत ज्यादा। कल एक सिलेंडर या परसों एक सिलेंडर दिया है, हम रोज को हमको 2 सिलेंडर लगता है, एक सिलेंडर अभी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा, उसमें क्या करेंगे हम? देखिए, ये युद्ध ना तो भारत ने शुरू किया है, ना भारत को खत्म करना है, लेकिन पूरी दुनिया की तरह हम और आप भी फंसे हुए हैं। और युद्ध की वजह से दुनिया भर में जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता बॉस। लेकिन एक बात पक्की है कि जो हम आपको युद्ध के पहले दिन से बता रहे हैं कि भले ही पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन यह युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, तबाही मचाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, वो हो रहा है। और जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वो आज पूरी दुनिया में दिख रहा है, भारत में दिख रहा है। युद्ध की वजह से महंगाई का बम फूट रहा है। युद्ध अगर अब नहीं रुका तो कैसे सब मैनेज होगा, इसकी चिंता सबको खाई जा रही है। इसलिए आप देखिए कि उधर अमेरिका में ट्रंप युद्ध को लेकर कोई ऐलान करने वाले हैं, इधर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग्स बुला ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 2 हाई लेवल मीटिंग की। पीएम के घर पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, फिर सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी मीटिंग हुई है। सीसीएस और सीसीईए दोनों ही हाई लेवल मीटिंग है जो रेगुलर नहीं होती। ऐसी मीटिंग तभी बुलाई जाती हैं जब कोई बड़ा फैसला होना होता है। ये दोनों मीटिंग युद्ध के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई हैं। बहुत संभव है कि इसमें युद्ध को लेकर भारत पर पड़ने वाले असर और भविष्य की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। युद्ध को लेकर हालात कितने गंभीर हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी ने सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले 1 मार्च को और फिर 22 मार्च को सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, यानी महीने भर में आप देखेंगे तो यह तीसरी मीटिंग हो गई बॉस लगभग। ट्रंप क्या करने वाले हैं यह तो ट्रंप ही जानते हैं। ट्रंप का कोई भरोसा ही नहीं रह गया और इसीलिए कोई भी दुनिया का देश परफेक्ट तैयारी कैसे करेगा बॉस, जब समझ ही में नहीं आ रहा कि आदमी कर क्या रहा है, मारेगा, रुकेगा, क्या करेगा, कुछ पता चले तब तो आदमी तैयारी करे। 1 सेकंड में ऐसा बोलते हैं कि ना हो गया, सीज फायर हो गया, दूसरे सेकंड में मारने लग जाते हैं। आदमी इधर होता है रिलैक्स किया, अच्छा चलो अब अरे फिर तैयारी करो, ऐसा लगता है। भारत के सामने जो मेगा चैलेंज है उससे भारत को निपटना ही होगा। आप देखिए कि तेल गैस का जो संकट है उसने महंगाई की आग लगाना शुरू कर दिया। पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा चिंता गैस सिलेंडर को लेकर रही। इस चिंता के बीच आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195 से लेकर 218 रुपए तक बढ़ गई। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2031 रुपए का हो गया है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 218 रुपए बढ़कर 2208 रुपए हो गई। चेन्नई में यही कीमत 203 रुपए बढ़कर 2246 पर है। इसके अलावा जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर आता है उसके दाम भी 51 रुपए बढ़ा दिए गए। ये छोटा सिलेंडर ज्यादातर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, प्रवासी श्रमिक इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले 1 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपए बढ़ाए गए थे। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम को 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ाया गया था।
कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का सीधा मतलब है कि होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलेगा वो महंगा हो जाएगा। महंगे कमर्शियल सिलेंडर का दाम भी आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है तो आप पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी कमर्शियल सिलेंडर जो है वो मार्केट में कम है, क्योंकि डोमेस्टिक पे ज्यादा फोकस है कि घरों तक ज्यादा सिलेंडर पहुंचे। तो वहां वैसे ही बिजनेस सफर कर रहा है तो कीमतें बढ़ा रहे हैं दुकानदार। अब अगर आपने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी तो वो तो और बढ़ेगा। तो जिनके, मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि हमको सिलेंडर नहीं मिला, बाहर खा रहे हो, बाहर खाने में भी दिक्कत आएगी भाई। ये पूरा चक्र है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले महंगे सिलेंडर पर कैसे इंडी गठबंधन ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी युद्ध के बहाने लगातार कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाती जा रही है, क्योंकि जिस अनुपात में दाम बढ़ते हैं उससे अधिक अनुपात में कालाबाजारी बढ़ती है और भाजपाइयों की मुनाफाखोरी भी। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल गवर्नमेंट। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा, आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में ही कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हो गया है। अब इस साल के 9 महीने बाकी हैं, वसूली जारी है। अब एक सवाल कांग्रेस से भी है और अखिलेश यादव से भी है। अभी जब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी थी तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन है, इसलिए सरकार ने यह किया कि कहीं कीमत ना बढ़ जाए और इनको इलेक्शन में नुकसान ना हो जाए। अब जब एलपीजी की कीमत बढ़ गई कमर्शियल वाले की, तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वसूली ही करती है, वसूली कर रही है। देखिए, अरे भाई एक बार मन बनाइए, वसूली करती है या फिर जो है अपने हिसाब से इलेक्शन जीतने के लिए वसूली नहीं करती है। दोनों तरफ से, नहीं बढ़ा तो इलेक्शन है, बढ़ गया तो वसूली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सरकार कहती है कि क्राइसिस नहीं, फिर भी जनता झेल रही है। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, ज़रूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ। इंडी गठबंधन ने सिलेंडर पर घेरा, उधर सरकार ने अपनी सफाई में अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बिल दिखाया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि जो कमर्शियल सिलेंडर इंडस्ट्री और होटल्स इस्तेमाल करते हैं उसके दाम बाजार के आधार पर तय होते हैं और हर महीने दाम की समीक्षा होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में एलपीजी की जो कुल खपत होती है उसमें कमर्शियल सिलेंडर की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। सरकार ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 44% बढ़ गया है और ग्लोबल एलपीजी की 20 से 30% सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसी हुई है। सरकार ने बताया कि जो मौजूदा दाम है उस हिसाब से ऑयल कंपनियों को प्रति सिलेंडर 380 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मई के आखिर में यह कुल नुकसान 40,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। पिछले साल भी जो कुल 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ था उसमें से 30,000 करोड़ का घाटा ऑयल कंपनियों ने उठाया और 30,000 करोड़ का घाटा सरकार ने उठाया। सरकार के मुताबिक भारत में घरेलू एलपीजी के दाम बाकी देशों के मुकाबले कम पर हैं, जबकि पाकिस्तान में ये 1,046 रुपए पर है, श्रीलंका में 1,242 रुपए पर है और नेपाल में 1,208 रुपए पर है। यानी जब एलपीजी की किल्लत का मसला उठता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और जब कीमत बढ़ती है तो कहता है कि देखिए ना, सप्लाई रुकी हुई है तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि कीमत बढ़ रही है। गजब है बॉस। पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि तेल कंपनियां घाटा उठाकर काम कर रही हैं, लेकिन तेल कंपनियों का अपना क्या खेल है ये आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि इधर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े, उधर कैसे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए। भोपाल के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि उसने अपने यहां मिलने वाले हर खाने वाले आइटम के दाम 20 से 30 रुपए बढ़ा दिए। रोटी 3 से 4 रुपए महंगी हो गई है, सूप, सैंडविच, नाश्ता, डिनर सब महंगा हो गया। यानी भले ही ये कहा जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। होटल वाले जो महंगा कमर्शियल सिलेंडर खरीद रहे हैं उसकी कीमत ग्राहक से ही वसूल रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ते ही खाना पीना अपने आप महंगा हो गया। सुनिए एक बार। काफी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे हमने रेट बढ़ा दिए, 20-30 रुपए हर चीज में बढ़ गए। अच्छा। रोटी में 3-4 रुपए बढ़ गए हैं, क्योंकि गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है। हमको इलेक्ट्रिक स्टोव लेना पड़ रहा है, डीजल वाली भट्टी चलानी पड़ रही है, कोयले से काम चलाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है भैया, बहुत ज्यादा। ठीक है, कमर्शियल के रेट बढ़े हैं, ऑल्टरनेटिव्स यूज करने पड़ रहे हैं, तो क्या कोई आइटम बंद भी हुए हैं? आइटम बंद नहीं हुए भी, आइटम के रेट अपन ने महंगे कर दिए हैं और रोटी वगैरह महंगी कर दी है अपन ने। आइटम तो कुछ बंद नहीं हुए हैं, बाकी गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है।
आपको मुंबई का हाल बताता हूं। एक तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ऊपर से होटल्स को टाइम से सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है। ऐसे में होटल वाले बहुत परेशान हैं। उनके सामने किसी तरह सरवाइव करने की चुनौती है। बहुत से होटल और रेस्टोरेंट वाले मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे के साथ साथ लकड़ी, कोयला और डीजल भट्टी यूज करने लगे। मुंबई में एक रेस्टोरेंट मालिक ने दावा किया कि ब्लैक मार्केट में घरेलू सिलेंडर 3,000 में और कमर्शियल सिलेंडर 5 से 6,000 रुपए में मिल रहा है। सुनिए, लोग खुद बता रहे हैं। हमने तो मेन्यू भी आधा कर दिया जी। तो आपका मेनू में अभी क्या क्या चेंजेस करने पड़े? हमने सिर्फ है ना थाली रखा हुआ है, जो नॉनवेज की मेरी रेस्टोरेंट है सी फूड की। उसके अलावा चाइनीज बंद कर दिया, इंडियन बंद कर दिया, स्टार्टर्स बंद कर दिया, सब चीज बंद कर दिया हमने। कल एक सिलेंडर या परसों एक सिलेंडर दिया है। हम रोज को हमको 2 सिलेंडर लगता है। एक सिलेंडर अभी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा। उसमें क्या करेंगे हम? इनफैक्ट है ना, हमारे 15 दिन जब बंद था, हमारे लोगों को खाने के लिए भी, उन्होंने खाना पकाने के लिए भी सिलेंडर नहीं दिया। मुझे अपने घर से लाके इनको पका के मैंने खाना पकाने के लिए देना पड़ा। ऐसा परिस्थिति था। तो सर अगर होटलियर को उन्होंने मना किया है तो ये कमर्शियल बाहर कैसा मिलता है ब्लैक में, वो बताइए मुझे। कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो रहा है। ये ब्लैक मार्केटिंग का जरिया हो गया पूरा। छोटे सिलेंडर भी है ना 3-3 हजार रुपए में बिक रहे हैं बाहर। मतलब 5 किलो वाला जो सिलेंडर होता नहीं है सर, वो छोटे सिलेंडर यानी 14 किलो का, जो अपने घरों में डोमेस्टिक यूज होने वाला, वो भी 3-3.5 में बिक रहा है। ये स्ट्रीट वेंडर्स लोग तो बिंदास बिजनेस चालू है उनका। यानी सरकार भी कोशिश कर रही है, छापे पे छापे मार रही है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग नहीं रुक रही एलपीजी की, ये लोग बता रहे हैं। और बात सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने की भी नहीं। आप देखिए कि प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल के कई वेरिएंट की कीमतें भी बढ़ा दी गई। XP 100 पेट्रोल दिल्ली में 11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसकी कीमत अब 160 रुपए लीटर पहुंच गई है। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन 1.5 रुपए लीटर महंगा हो गया है। हालांकि इस पर सरकार ने कहा है कि रेगुलर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, जबकि दुनिया भर में दाम 30 से 50% बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम 100% बढ़ गए। तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर अंडर रिकवरी लागत से कम वसूली हो रही है। पेट्रोल पर यह 24 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है और डीजल पर 104 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है। यानी तेल कंपनियां घाटा न उठाएं तो डीजल जो है वो 190 रुपए प्रति लीटर के ऊपर और पेट्रोल जो है वो 119 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि मार्च 2024 में दाम 2 रुपए कम हुए थे। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए कम कर दिया था, ताकि तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके और तेल कंपनियां दाम ना बढ़ाएं। लेकिन मेरा एक सवाल है, तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, ठीक है बॉस, मान लीजिए तेल नहीं आ पा रहा है, आपको बड़ी कीमत देना पड़ रहा होगा, लेकिन अभी तो युद्ध को 1 महीना हुआ है बॉस। क्या यह नुकसान सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है? जिसका शेयर मार्केट में पैसा डूब गया उसको नुकसान नहीं हो रहा है? जिसका रेस्टोरेंट बंद हो गया उसको दिक्कत नहीं हो रही? जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई उसको दिक्कत नहीं हो रहा है? जो लेबर जो है वो श्रमिक वर्ग जो है वो अपने घर जा रहा है क्योंकि इधर काम बंद हो गया, उसको नुकसान नहीं हो रहा। यही तेल कंपनियां जो है इन्हीं को खाली नुकसान हो रहा है और ये 1 महीने 6 महीने का नुकसान नहीं सह सकती हैं। भाई जब देश पे संकट है तो ये तेल कंपनियां अलग आइलैंड पे बैठी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय बार बार तर्क दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई, कंपनियों को घाटा हो रहा है, दाम बढ़ाने का प्रेशर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह घाटा सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है, जो उनको इतनी आग लग गई है कि नहीं हमारा घाटा हो रहा, हमारा घाटा हो रहा, पैसा तो बढ़ाना होगा। जबकि यही तेल कंपनियां पिछले 4-5 साल से जमकर मुनाफा कमा रही थी। जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब तो एक्साइज ड्यूटी आज की तरह नहीं घटाई गई थी। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, पब्लिक ने तब कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि पब्लिक को हमेशा लगता रहा कि चलो ये पैसा देश के विकास में लग रहा है। आज वही पैसा जो देश के विकास की सेविंग की तरह है वो एक झटके में तेल कंपनियों के घाटे को रोकने के लिए लगा दिया गया। क्यों तेल कंपनियां जरा भी कष्ट नहीं सह सकती? क्या तेल कंपनियां टीम इंडिया का पार्ट नहीं है? 4-6 महीने नुकसान में रह जाती तो क्या हो जाता? आप देखिए इन्होंने पिछले 4 साल में कितना मुनाफा कमाया है। मैं आपको बताता हूं, 4 साल से आप मुनाफा कमा रहे हो और 1 महीना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो तेल कंपनियां हैं इस देश की, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, IOCL प्लस BPCL प्लस HPCL
ये 3 बड़ी तेल कंपनियां हैं, इनका कुल नेट प्रॉफिट आपको बताता हूं। कुल नेट प्रॉफिट आप देखिए इन तेल कंपनियों ने जब मुनाफा कमाया 2021-22, इन 3 कंपनियों ने मिलकर कितना मुनाफा छापा बॉस? 41,930 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ इन तेल कंपनियों को। तब तो आपने नहीं कहा कि मेरे को मुनाफा हो रहा है, एक काम करो भाई तुम सस्ते में तेल ले जाओ। और क्रूड ऑयल के अगर आप देखेंगे उस वक्त जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल वो एवरेज उसकी प्राइस कितनी थी उस वक्त? मिनिमम $63 का था, मैक्सिमम 112 तक गया था, औसत ऑलमोस्ट $72 का था। इंडियन बास्केट का बता रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप 2022-23 देखेंगे उसमें इन तेल कंपनियों को कितना मुनाफा हुआ? उस बार ये घट गया 1,138 करोड़ रुपए का, तब भी इनको मुनाफा हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम उस साल $78 प्रति बैरल से 116 तक गए थे। तो एवरेज जो था वो $93 के आसपास था, एवरेज प्राइस क्रूड ऑयल का, इंडियन बास्केट का। 2023-24 में बॉस, 2023-24 में इन तेल कंपनियों ने, इन 3 तेल कंपनियों का बता रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs, ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया। 81,000 करोड़, 80,987 करोड़ का मुनाफा। IOCL, BPCL और HPCL का कुल नेट प्रॉफिट। क्योंकि इस साल जो मिनिमम डॉलर क्रूड ऑयल गया था वो 77 से लेकर मैक्सिमम 93 तक गया, तो औसत जो था वो $42 के आसपास रहा और ज्यादातर टाइम जो है वो क्रूड ऑयल सस्ता ही रहा। 24-25 में बॉस, 2024-25 में तेल कंपनियों ने 35,857 करोड़ का मुनाफा कमाया, क्योंकि इस बार भी जो एवरेज क्रूड ऑयल था वो $78 के आसपास था, $78। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, और सुनिए बॉस, अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, इसके बीच इन तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया? 57,808 करोड़ का मुनाफा कमाया इन्होंने, सिर्फ अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में। बहुत सवाल यह है कि आप पिछले 4-5 साल से मुनाफा छापे जा रहे हो, मुनाफा पे मुनाफा छापे जा रहे हो, एक बार आपका मन नहीं डोला कि एक काम करते हैं पब्लिक को फायदा दे देते हैं, तब तो आपने कीमत नहीं घटाई। आज अभी 1 महीना युद्ध का हुआ नहीं, इन तेल कंपनियों को आग लग गई कि बाप रे बाप, हमको महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, हम कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे। सरकार को इन तेल कंपनियों का हाथ पकड़ के बोलना चाहिए कि चुपचाप सस्ता तेल देते रहो। दुनिया में बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, जाने दुनिया। भारत में पब्लिक को फायदा दो, आगे हालात सुधरेंगे, फिर मुनाफा कमा लेना। सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी वाले पैसे का फायदा या तो पब्लिक को देना चाहिए या अपने सेविंग में रखिए। आप अभी 10 तरह की मदद देश में करनी पड़ेगी। ये तेल कंपनियां कोई राजा हैं कि सबसे पहले इनको घाटा नहीं होना चाहिए। बाहर दुनिया, देश जो है वो घाटा सह ले, देश जो है वो टीम इंडिया की तरह खेले। ये तेल कंपनियां जो है वो 1 महीने का कष्ट नहीं सह सकती। गजब है बॉस। कमर्शियल सिलेंडर और प्रीमियम पेट्रोल डीजल के अलावा प्लेन को उड़ाने में जो फ्यूल लगता है उसके दाम भी बढ़ गए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम 25% बढ़ाए गए। इससे ATF का दाम 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगा। सरकार ने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में ATF के दाम करीब 100% बढ़ने वाले थे, जिससे प्रति लीटर दाम 60 रुपए बढ़ जाता, लेकिन सरकार ने इसका बोझ लिया और केवल 15 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने दिया। पहले यह खबर आई थी कि ATF के दाम 115% बढ़ जाएंगे, जिससे ATF की कीमत पहली बार 2 लाख प्रति किलो लीटर के पार पहुंच जाएगी। हालांकि फॉरेन रूट के लिए ATF के दाम जितने बढ़ने थे उतने ही बढ़े, सरकार ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। यानी अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट महंगी ना हो इसके लिए सरकार ने अपने ऊपर बोझ ले लिया। यानी सरकार अपने हिसाब से कर रही है कोशिश। लेकिन मैं तो इन कंपनियों से पूछता हूं, एयरलाइन कंपनी हो, तेल कंपनी हो, इनको भाई 1 मिनट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनको नुकसान हो जाए। एयरलाइंस का जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है उसमें ATF की हिस्सेदारी 40% होती है, इसलिए फ्यूल महंगा होने का सीधा मतलब है कि हवाई यात्रा का महंगा हो जाना।
सरकार ने दावा किया कि उसने एटीएफ के दाम कंट्रोल करके घरेलू फ्लाइट्स की टिकट को ज्यादा महंगा होने से रोक दिया। इससे घरेलू एयरलाइंस पर जो बोझ पड़ने वाला है वो भी कम होगा। एविएशन सेक्टर में स्थिरता बनी रहेगी। इससे पहले 1 मार्च को भी एटीएफ के दाम 5.7% बढ़ा दिए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि एटीएफ के दाम जो 25% बढ़े हैं उसका कितना असर हवाई किराए पर पड़ेगा, एयर टिकट कितनी महंगी हो जाएगी। इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारियों के मुताबिक एटीएफ की कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी का असर यह होगा कि एयरलाइंस अपनी कीमतों को फिर से समायोजित करेंगी और इस तरह उसे तय करेंगी जिससे अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज न लगे। यानी सरकार यह मान के चल रही कि उसने एयरलाइंस कंपनियों पर आंच नहीं आने दी, अब वो भी दाम नहीं बढ़ाएंगी और दाम न बढ़ाकर जैसे तैसे इसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज एयर टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़े तो इसका असर दिखने लग गया। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कल यानी 2 अप्रैल से फ्यूल सरचार्ज रिवाइज करने का ऐलान कर दिया। कल से इंडिगो घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर 275 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का फ्यूल चार्ज वसूलेगी। अब इंडिगो घरेलू उड़ानों के लिए 275 रुपए से 950 रुपए तक का फ्यूल चार्ज वसूलेगी, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए यह 900 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक होगा। इससे पहले इंडिगो ने 14 मार्च से ही घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन कंपनियों की कोई जवाबदेही है देश के प्रति। आम आदमी को महंगाई का कष्ट हो जाए, आम आदमी का शेयर बाजार में पैसा डूब जाए, आम आदमी जो है उसकी नौकरी चली जाए, उसको रिसेशन झेलना पड़ जाए, उसके इंक्रीमेंट रुक जाए, कुछ हो जाए, इन तेल कंपनियों और एयरलाइन कंपनियों का मुनाफा जरा सा नहीं घटना चाहिए बॉस। यही इनका देश के लिए भाव है। हालांकि युद्ध को लेकर जो संकट है उसके बीच एक राहत की भी खबर आई। आज कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर 2 क्रूड ऑयल टैंकर 2 अलग अलग देशों से तेल लेकर पहुंचे। सनराइज वे नामक जहाज अफ्रीका के मांडजी से 88,152 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया। वहीं नागार्जुन नाम का ऑयल टैंकर शिप रूस के प्रिमोर्स्क पोर्ट से 97,354 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर आया। ईरान अमेरिका युद्ध से दुनिया भर के देश परेशान हैं। तेल, गैस और खाद की किल्लत से निपटने के लिए हर देश जरूरी कदम उठा रहा है। जैसे हमारे देश में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखा है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स आधा कर दिया है और नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान को मंजूरी दे दी है। इस युद्ध से एक बात तो साबित हो गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ खाड़ी देशों की लाइफलाइन नहीं बल्कि दुनिया की लाइफलाइन बन चुका है। क्योंकि आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया में भयानक तेल संकट खड़ा हो गया और अब हर देश अपने अपने तरीके से तेल गैस के संकट से निपटने में जुटा हुआ है। यूके में सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 659 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। फ्रांस में 6,500 करोड़ रुपए की फ्यूल सब्सिडी दी गई। रूस ने ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ऑयल मतलब पेट्रोल, जो कि रिफाइंड पेट्रोल की बात हो रही है। फिलीपींस और पाकिस्तान में 4 दिन का वर्किंग वीक बनाया गया है। श्रीलंका ने बुधवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया ने शुक्रवार को वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। अफ्रीका के कई देश रात 9 बजे के बाद दुकान बंद करने के नियम लागू कर रहे हैं। दुनिया पर आए संकट के बीच ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं, इसके बारे में पाठशाला का चैप्टर खोलने का वक्त हो गया है। क्योंकि यह सब तो तभी ना रुकेगा जब ट्रंप भाई साहब रुकेंगे। लेकिन वो क्या करने वाले हैं अब देखिए अगले चैप्टर में। ट्रंप का नया दावा, ईरान सीजफायर को तैयार हो गया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है क्या? युद्ध से निकलने के दावों के बीच ट्रंप करने वाले हैं ईरान पर फाइनल अटैक, क्या गजब होने वाला है? ईरान की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने ट्रंप को बता दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं? अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध से दुनिया परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, लेकिन ट्रंप अपनी धुन में भाई साहब। दुनिया भर के देश सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द से जल्द खुले, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज उनकी टेंशन नहीं है। ट्रंप को बस अपनी जीत से मतलब है, वो किसी भी कीमत पर ईरान युद्ध जीत गए ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के चाह लेने से आज की डेट में कुछ नहीं होता। यही वो पॉइंट है जहां ट्रंप बुरी तरह फंस गए। अपनी ताकत दिखाने और चौधरी बनने के चक्कर में युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। दुनिया युद्ध में कराह रही है, ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, वहां उनके खुद के देश में लोग उनके खिलाफ हो गए। लेकिन क्या ट्रंप भी ऐसा सोच रहे हैं या फिर उनका कोई अलग ही प्लान है? क्योंकि ट्रंप अमेरिकी पब्लिक को संबोधित करने वाले हैं और उसमें कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उस संबोधन में कुछ ही घंटे बचे। उससे पहले ट्रंप ने जो बातें कही हैं उससे आशंकाएं और बढ़ रही हैं, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो सकता है, अमेरिका जल्दी ही इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा। साथ ही ट्रंप हमले की भयंकर तैयारी भी कर रहे हैं। क्या ईरान पर ट्रंप फाइनल अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं?
क्या ट्रंप जीत के ऐलान के साथ युद्ध से बाहर निकलेंगे, जबकि ईरान कह रहा है कि हम तो हमले जारी रखेंगे? क्या ट्रंप खाड़ी देशों को हमेशा के लिए झुलसता छोड़ देंगे? ट्रंप कल क्या बोलते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने खुला रख दिया है। हालत यह है कि अमेरिका के सहयोगी देश ही अब ट्रंप का साथ छोड़ चुके हैं। ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन जैसे देश ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं और इसी वजह से अकेले पड़े ट्रंप और बौखला गए। इसी बौखलाहट में ट्रंप नेटो खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, सहयोगी देशों को भविष्य में देख लेने की भी धमकी दे रहे हैं। ब्रिटेन और स्पेन कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यह हमारा युद्ध नहीं है, तुमने शुरू किया, तुम इससे निपटो। यानी ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन टेंशन बढ़ा रहा है और ऐसे में अब सबको इंतजार है कि कल ट्रंप संबोधन में क्या बोलेंगे। उधर ईरान भी अड़ा हुआ है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है और बिना ईरान के माने तो युद्ध खत्म होगा नहीं। तो ट्रंप किस प्लान पे काम कर रहे हैं भाई? ईरान किस तरह से हमले कर रहा है और कौन सी बड़ी बात अमेरिका और इजराइल के लिए कह दी है उसने? क्या युद्ध अपने आखिरी स्टेज पर आ गया है या फिर यह तबाही की नई शुरुआत है? ईरान की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है जो ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है? सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। देखिए ट्रंप क्या बोलेंगे वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन फिलहाल युद्ध में यह स्थिति है कि ट्रंप किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इसके लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन ट्रंप बिना किसी बड़े धमाके या फिर बिना किसी पॉजिटिव आउटपुट के तो निकल नहीं सकते। पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार माहौल बना रहे हैं कि हमारा मकसद तो पूरा हो। ईरान में रिजीम चेंज हो गया है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बना भी नहीं पाएगा और हॉर्मुज से हमें तो कुछ लेना देना नहीं। अब तो ट्रंप ने बड़ी बात बोल दी। ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका जल्दी ही अपनी सेना वापस बुला लेगा, अगले 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो सकता है, ईरान से किसी समझौते की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में ही नहीं। ट्रंप की बातों से यही लग रहा है कि वो ईरान युद्ध से बाहर निकलने की जल्दी में, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुले या बंद रहे, उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग रोज ये प्रयास करते हैं कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये युद्ध जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप को लोग चीता मानने लग जाए। अच्छा, इससे एक कहानी याद आई, आपको सुनाता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ दोस्तों में एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे दादाजी ना अद्भुत थे, अद्भुत। गए सीधा सामने सामने शेर से लड़ गए। सारे दोस्त बोले यार क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गए दादाजी और लड़ गए शेर से सामने सामने। सब दोस्तों के होश उड़ गए और वो बोले जाए यही कि मेरे दादाजी तो सामने सामने शेर से लड़ गए। तो एक ने पूछा कि फिर क्या हुआ? तो बोला कि क्या हुआ, शेर दादाजी को खा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हाल है। ये और उनके लोग जो हैं वो रोज ये साबित करने में लगे हैं कि ये अमेरिकियों के दादाजी जो हैं ट्रंप, ये तो एकदम सामने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि शेर इनको खा गया है, ईरान इनको खा गया है बॉस, इनकी भुरकुच्ची उड़ा दी है। और ट्रंप भले ही कह रहे हो कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन ट्रंप की बातों पर अब दुनिया आसानी से भरोसा नहीं करती, क्योंकि ट्रंप सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये आदमी फिर पलटेगा। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूक्लियर युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया। भाई अगर युद्ध जल्दी खत्म करने की सोच रहे हो तो यह कदम क्यों उठाए? दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिकी बम वर्षक विमानों को भी मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं, यानी अमेरिका हमले की भयंकर तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले भी जारी हैं। आप यह भी देखिए कि ट्रंप भले ही युद्ध जल्दी खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो युद्ध रोकने को तैयार ही नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकते। यानी ईरान युद्ध जल्दी खत्म होगा। ट्रंप के इस दावे पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ हो रहा है, इजराइल कुछ कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं हम जल्दी निकल जाएंगे। क्या है? इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी। अपने संबोधन से पहले आज ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर करने की अपील की। सीज फायर की अपील पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद विचार करेंगे।
तब तक हम ईरान पर हमले करते रहेंगे, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी युद्ध जल्दी खत्म होने के दावे को ट्रंप ने ही अपने बयान के से संदेह के घेरे में ला दिया। तभी तो कह रहे हैं ना कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आखिर ट्रंप से सीजफायर की अपील की किसने, क्योंकि ईरान की नई रिजीम के राष्ट्रपति पेजेश्कियन है और पुरानी रिजीम के राष्ट्रपति भी पेजेश्कियन है। तो ट्रंप ने किससे बात कर ली भाई? ट्रंप को हेलुसिनेशन हो रहा है क्या कि कोई सामने ईरान का वाला बैठा है और उनसे वो बात कर रहे हैं? दवा टाइम पे लेनी चाहिए इनको। उम्र में जब हो जाती है ज्यादा तो दवा टाइम पे लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है। कौन ट्रंप को ये सब बोलता है बोलने के लिए, या खुद ही बोल देते हैं? भगवान मालिक है बॉस। ट्रंप अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कल कहा कि वो खुले ना खुले हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आज कह रहे हैं कि हॉर्मूज खुलेगा तो सीजफायर की अपील पर विचार करें। ट्रंप एक बात पर टिके नहीं रहते। ट्रंप के रोज के इस ड्रामे से दुनिया हैरान है। और अब तो ईरान की सेना IRGC ने भी ट्रंप को क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाटकों और रहस्यास्पद दावों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलेगा। यानी ट्रंप हर दिन अपनी ही बात से पलटी मार जाते हैं और इसी वजह से ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने तो ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान लगातार अपनी नीति पर कायम रहेगा, अमेरिकी जायनिस्ट दुश्मनों का प्रतिरोध करता रहेगा, उनके खिलाफ प्रतिरोध को ईरान का समर्थन रहेगा। ईरान ट्रंप के सामने आज भी डटकर खड़ा है। आप ईरान की एक और तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप के मुताबिक ईरान में कुछ नहीं बचा है। ईरान में लोग डरे हुए हैं, वहां की लीडरशिप सामने नहीं आ रही। बिना किसी सुरक्षा तामझाम के ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन लोगों के बीच रैली में दिखाई दिए, जबकि ट्रंप का दावा है कि ईरान की लीडरशिप तो डरी हुई है। यह कैसा डर है भाई? पेजेश्कियन तो खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। इसी रैली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी लोगों के बीच दिखे। अराक्ची तो पब्लिक के साथ सेल्फी ले रहे थे, जिसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो यह कौन सा डर है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है और दुनिया को नहीं दिख रहा? इन तस्वीरों से ईरान ने ट्रंप को बड़ा मैसेज दे दिया कि ईरान नहीं झुकेगा बॉस। ईरान ने तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम दे रखा है। क्लियर कट कह दिया है कि अब अगर उसके नेताओं को मारा तो खाड़ी देशों में ग्लोबल अमेरिकी कंपनियों पर हमला होगा। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों से कह दिया कि वो दफ्तर खाली करें। ऐसा दावा भी किया कि ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया। ईरान की इस धमकी पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो हमला क्या करेगा। सुनिए कैसे ट्रंप ईरान की धमकी को हल्के में ले रहे हैं और अमेरिकी कंपनियों पर मंडरा रहे खतरे को मान नहीं रहे। ईरान में पब्लिक एकजुट दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अकेले हैं। ट्रंप ने बिना किसी से पूछे ईरान युद्ध शुरू किया था और जब वो फंस गए तो सहयोगियों से मदद मांगी, वो भी उन्हें मिली नहीं। पाठशाला में हमने आपको बताया कि कैसे कई सहयोगी ट्रंप के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के अपनी जमीन एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अब वो आग बबूला होकर कह रहे हैं कि मैं तो नेटो संगठन ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को नेटो से बाहर करना ही होगा। अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मानता है। ट्रंप ने कहा कि वो नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे। वो हमेशा से जानते थे कि नेटो सिर्फ कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। अगर ट्रंप नेटो से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि कल अपने संबोधन में ट्रंप नेटो से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका यह दिखाता है कि वो नेटो देशों की रक्षा कर रहा है। भाई आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं कि तुमने खाड़ी देश में जाकर अपने बेस बना लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज की डेट में वो खाड़ी देश तुम्हारे एयर बेसेस की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तो तुमको पैसा दिया, ऊपर से अब तुम्हारी रक्षा वो कर रहा है जिसकी रक्षा करने तुम गए थे। तो वही नेटो वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा है तुम जाओ बाहर जाओ। यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ब्रिटेन तो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने कहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारी जंग नहीं है, इसमें हम नहीं पिसना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मूज समिट करेगा। इसी हफ्ते ब्रिटेन में 35 देशों के साथ हॉर्मूज के मुद्दे पर बैठक होने वाली है। यानी ब्रिटेन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए 35 देशों के साथ बैठक करने जा रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मूज को खुलवाया जा सके। यानी ब्रिटेन समझ गया है कि हॉर्मूज खुलवाना ट्रंप के बूते की बात तो है नहीं, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दुनिया ट्रंप की हरकतों और उनके रोज रोज के ड्रामे से ऊब चुकी।
कभी वेनेजुला पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, कभी क्यूबा पर हमले की बात। लेकिन अब ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश नहीं डरते बॉस। ट्रंप को सीधे सीधे समझा रहे हैं कि बस बहुत हो गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी। स्पेन के पीएम ने कह दिया कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक युद्ध में घसीटा था। इराक में विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाया था, जबकि इराक में कोई भी विनाशकारी हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें 2 बार धोखा नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ हमला अनुचित और खतरनाक है। स्पेन युद्ध के खिलाफ और हम ये नीति नहीं बदलेंगे, चाहे अमेरिका हम पर प्रतिबंध ही क्यों ना लगा दे। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने टैरिफ करके भर दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, और अब आप चाहते हैं कि आप एक बिना किसी से पूछे पाछे जो युद्ध शुरू किया उसमें आप घुस जाएं और वही लोग आपका समर्थन कर दें, जबकि आपकी वजह से उनकी इकोनॉमीज हिल रही हैं। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा और उधर ईरान धुआं कर रहा है। ईरान लगातार हमले झेल भी रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की सेना यानी IRGC ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए लॉन्च की जा रही है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कंपनियों के ठिकाने हैं। ईरान ने ब्रिटिश तेल कंपनी कैस्ट्रॉल के वेयर हाउस पर हमला कर दिया। इराक के इरबिल में मौजूद कैस्ट्रॉल का वेयर हाउस धमाके के साथ जल उठा। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान पर बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले से अमेरिकी सेना के जवान बाल बाल बचे। जहां अमेरिकी ट्रूप्स रुके हैं उसी जगह पर कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसी को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन फायर किया। आज तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ये इजराइल के तेल अवीव का मैप है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले का अलर्ट था। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में किस तरह से पैनिक था उसकी तस्वीरें देखिए। लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े, सायरन की आवाज गूंज रही थी। लोग खतरे वाले इलाके से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते दिखे। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज कह देते कि मैंने तो ईरान के सारे हथियार फोड़ दिए, तो वो हमला किस चीज से कर रहा है? दिवाली के रॉकेट से। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम के बाद भी इजराइल ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। सेंट्रल तेल अवीव की कई इमारतें ईरान के हमलों से धराशायी हो गई। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था जो अपने टारगेट के पास आकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। ऐसे ही क्लस्टर म्यूनिशन के धमाकों से तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है। तो ये लगातार चल रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मतलब हमारे यहां जब सुबह होगी तब वो कुछ अनाउंस करेंगे, मनाइए कि शायद युद्ध रुकने की बात हो, लेकिन फिलहाल हालात तो वैसे नहीं लग रहे। लेकिन इस बीच जो चुनावी युद्ध है उसमें क्या हो रहा है, उसका चैप्टर ममता मोदी मिलकर खेल रहे हैं। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही ओवैसी ने क्या धमाका कर दिया। इधर ओवैसी की रैली में मुसलमानों का जनसैलाब आ गया, उधर सुप्रीम कोर्ट में दीदी की क्लास कैसे लग गई, अब इसका चैप्टर। बंगाल में इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की चुनौती है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को SIR, अधिकारियों के ट्रांसफर, इन सब बातों ने बेचैन कर रखा है। उसके बाद अब ममता के सामने नई मुसीबत आ गई है ओवैसी के नाम की। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा धमाका कर दिया। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी खेला करने का आरोप लगा दिया। बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पहली चुनावी रैली में ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा जिसके देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में इस बार मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से दूर जाता दिख रहा। आप देखिए भीड़। आज पाठशाला में बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से मची खलबली की पूरी डिटेल बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस बात को लेकर क्लास लग गई है बताऊंगा। साथ ही असम पहुंचे पीएम मोदी ने किसकी हैट्रिक और किसकी सेंचुरी बनने की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वोट का टाइम पे आता है, भाजपा चाहता है वो लोग आए। इन लोगों का नाम आप कर रहे हैं वो वोट कटुआ है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कांग्रेस के जो राजकुमार है ना,
उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार जीत का एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक रहा है, क्योंकि एक तरफा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले में जाता रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर कई मेगा चैलेंज आ गए, क्योंकि एक तरफ तो बंगाल में ओवैसी ने महीनों से माहौल बनाया हुआ था, अब खुद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंच गए। ओवैसी वो नेता हैं जो पहले बिहार फिर महाराष्ट्र के चुनाव में मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने वालों की राजनीति हिला चुके हैं। ओवैसी ने आज बंगाल की सियासत में बड़ा धमाका कर दिया। बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ आज पहली जॉइंट रैली। मुर्शिदाबाद में हुई इस रैली में भाई साहब जबरदस्त भीड़ आई और यह ममता बनर्जी की घबराहट को बढ़ाने वाली भीड़ थी। आप देखिए इस मैसिव भीड़ के बीच में असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में कैसे नारे लग रहे हैं, भीड़ कैसे उनको शेर बता रही है। ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लग रहे हैं ओवैसी के लिए बंगाल में। रैली में जुटी इस भीड़ के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बंगाल के मुसलमानों को सालों से वोटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यही नहीं, बंगाल के मुसलमान वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए ओवैसी ने सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी डायरेक्ट अटैक किया। ओवैसी ने मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए ममता बनर्जी पर पीएम मोदी के साथ सियासी सेटिंग करने का आरोप लगा दिया और कहा कि दोनों नहीं चाहते बंगाल में कोई मुस्लिम लीडरशिप उभर सके। सुनिए ओवैसी। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन हैं, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती है। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी बोलती हम वोट काटने आए, मोदी बोलता हम घुसपैठी हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बंगाल में 29% के करीब मुस्लिम अक़लियत है, तो बंगाल के गवर्नमेंट की नौकरी में 7% हमको नौकरी क्यों मिली है, बताओ। ओवैसी ने बंगाल में पीएम मोदी और सीएम ममता को भाई बहन की जोड़ी बता दी। ओवैसी ने ईद पर ममता बनर्जी के मुसलमानों के बीच पहुंचने और इफ्तार पार्टी में शामिल होने को भी ड्रामा बताया। ओवैसी ने कहा कि यह सब दिखावा मुसलमानों को धोखा देकर उनका वोट हासिल करने के लिए होता है। कुछ फायदा हुआ, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वोट लेना है। तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी ने के तेवरों ने यह दिखा दिया कि वो बंगाल चुनाव में बड़ा टारगेट लेकर उतरे और इसके लिए ओवैसी ने पहली ही रैली में 4 बड़े दाव चल दिए। पहला दाव, बंगाल में मुसलमान मुख्यमंत्री का सपना दिखा दिया। दूसरा दाव, मुस्लिम लीडरशिप तैयार करने की बात कह दी। तीसरा दाव, बंगाल के करीब 30% मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर दिया और मुस्लिम बहुल इलाकों पर फोकस करके बंगाल में 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की निर्णायक भूमिका रहती है, यह बात कहकर चौथा दाव खेल दिया। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ओवैसी उन्हें ममता बनर्जी की गुलामी और प्रधानमंत्री मोदी के खौफ की याद दिला रहे हैं। लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
बंगाल के ओवैसी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी अपनी मजबूत पकड़ बनाकर जीतती रही, उस उम्मीद को झटका लग सकता है। ऐसा क्यों? इसके लिए पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके वाली विधानसभा सीटों के आंकड़े देखिए। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन 112 सीटों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा है, इनमें से 106 अकेले टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को मात्र 5 सीटें मिली। अगर उन सीटों को देखें जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है, तो ऐसी 89 में से 87 सीटें टीएमसी ने जीती और 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट मिला था और 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का आंकड़ा बढ़कर 83% चला गया था बॉस। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वोट प्रतिशत को नुकसान पहुंचाया तो सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल के ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन ममता बनर्जी की इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? बीजेपी को इस गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा और ममता बनर्जी को कितना नुकसान होगा? इन सवालों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर की जॉइंट रैली में पहुंची मुस्लिम पब्लिक ने क्या दिया, सुनिए। ममता बनर्जी का मुर्दाबाद, ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। अभी दोनों शहर एक हो गया, एगो हैदराबाद का शहर है, एगो बंगाल का शहर है। अभी दोनों शहर मिल के लड़ेगा बंगाल में, और बंगाल में मुस्लिम को लीडर बनाएगा। हमारे लोग जो मुसलमान है ना, ये चाहता है हमारा जो अधिकार है, हमारा जो सब कुछ है, नौकरी सब कुछ हम लोग को वंचित किया है। यही के लिए आप लोग किन मुद्दों पे हुमायूं कबीर और ओवैसी का साथ दे रहे हैं? बहुत बढ़िया आदमी वैसे अच्छा है ना, आदमी अच्छा है, बहुत बढ़िया। और नौदा में क्या माहौल रहेगा, जीतेंगे हुमायूं कबीर? जीतेगा हुमायूं कबीर रहेगा, इधर हुमायूं कबीर रहेगा, नौदा में जो वैसी रहेगा, हुमायूं कबीर रहेगा इधर। जो वैसी भी आए थे, आप लोग देखने आए थे, क्या कहेंगे आप लोग? खूब अच्छा, खुशी रहेगा, हम लोग को खुशी है, खुशी। आप लोग भी देखने आए थे, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हुमायूं कबीर जीतेंगे, हुमायूं कबीर को वोट देंगे हम। पूरा समर्थन में आप? हाँ, आप लोग हम किन किन मुद्दों पे समर्थन कर रहे हैं आप लोग? आप सिटी भी लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, हम हुमायूं के सपोर्ट कर रहे हैं। भाई बंगाल का मुसलमान तो ओवैसी कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए इकलौती टेंशन नहीं है। एक टेंशन यह भी है कि जिस एसआईआर पर वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोल चुकी हैं, उस पर भी उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी की दलील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भड़क गए। दरअसल कल्याण बनर्जी ने एपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर सवाल उठाए। इसका गठन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लाखों लोगों के दावों और आपत्तियों के मामलों की जांच के लिए किया गया है। कल्याण बनर्जी ने इस बात का विरोध किया कि एपीलेट ट्रिब्यूनल को चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई और कहा कि फिजूल की आपत्तियां मत उठाइए। इसके साथ ही सीजेआई ने पूछा कि चुनाव आयोग नहीं तो चुनाव से जुड़े काम के बारे में कौन जानकारी देगा? सीजेआई ने पूछा कि ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं, क्या वो भी किसी के कहने पर प्रभावित हो सकते हैं क्या? सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने नए वोटर जोड़ने के लिए हजारों की संख्या में फॉर्म 6 भरे जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास कुछ भी बात लिखित में नहीं है, सारी बातें मौखिक रूप से बोली जा रही हैं। फॉर्म 6 भरकर कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में अपना नाम डलवा सकता है और ऐसा दूसरे चुनावों में होता रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर जो ममता सरकार की दलीलें थीं, वो सब धराशायी हो गई। यानी अब देखिए चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो झटके पे झटका लग रहा है। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जलाते। आज 1 अप्रैल है और आज से नया वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, तो नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है, 1 जनवरी से क्यों नहीं? भारत में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। दरअसल भारत में वित्त वर्ष का यह सिस्टम ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने के पीछे ऐतिहासिक और खेती से संबंधित कारण है। 1867 में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने भारत के वित्तीय वर्ष को अप्रैल से मार्च रखा था। यह ब्रिटेन के अपने फाइनेंशियल ईयर से भी मैच करता था। भारत में इसे स्वतंत्रता के बाद भी इसलिए जारी रखा गया क्योंकि आजादी के वक्त भारत कृषि प्रधान देश था। भारत में मानसून जून से सितंबर रहता है, बुआई जून से जुलाई होती है और फसल की कटाई अक्टूबर से मार्च के बीच में हो जाती है। यानी मार्च का अंत आते आते सरकार को पता चल जाता है कि फसल कैसी रही, किसानों की आय कितनी होगी, राजस्व कितना आ सकता है। इसलिए 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू करना ज्यादा सही माना गया
ताकि नई प्लानिंग सही आंकड़ों के आधार पर हो सके। यूनियन बजट आमतौर पर फरवरी में पेश किया जाता है, मार्च तक पास हो जाता है और 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाता है। इससे नई योजनाएं, सब्सिडी और खर्च की प्लानिंग तुरंत शुरू हो जाती है। इसका कनेक्शन हिंदू नववर्ष से भी है। अप्रैल में बैसाखी, हिंदू नववर्ष जैसे त्योहार आते हैं। ये नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है जो वित्त वर्ष के साथ मेल खाता है। दूसरे देशों की तुलना में भारत का फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम ज्यादा बेहतर है। कई देश जनवरी से दिसंबर तक वित्त वर्ष शुरू करते हैं, लेकिन भारत के लिए अप्रैल मार्च फसल, मानसून और बजट टाइमिंग के हिसाब से सही और बेहतर है। हालांकि कई बार इसे बदलने की चर्चा हुई, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। इससे टैक्स सिस्टम, बैंकिंग कंपनियों के अकाउंट, ऑडिट, सरकारी कामकाज में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे जो बहुत जटिल हो सकते हैं। तो इसलिए इसको नहीं बदला गया। लेकिन ऐसा बनाया क्यों गया, अब ये आपको पता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।